तो दोस्तों एक और एक्सक्लूसिव न्यूज को लेकर आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको न्यूज पसंद आएगी और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो दोस्तों ब्रिक्स वो संगठन जिसमें भारत, चाइना और रशिया का बोलबाला है। हम सभी जानते हैं कि इसमें कुछ और देश भी हैं, लेकिन वो सारे के सारे देश इन तीनों देशों को फॉलो करते हैं। भारत, रशिया और चाइना के अलावा ब्राजील और साउथ अफ्रीका भी इसमें शामिल है। इसके अतिरिक्त कुछ और अमेरिका से पीड़ित देश हैं जिनकी संख्या 19 बताई जाती है। वो भी इस बात के लिए आवेदन कर चुके हैं कि उन्हें ब्रिक्स की सदस्यता दी जाए। इसके अतिरिक्त अगर ब्रिक्स को अच्छे से समझा जाए तो दोस्तों इसमें भारत जरूर शामिल है, लेकिन इसके बावजूद ब्रिक्स संगठन को आप एंटी अमेरिका ग्रुप जरूर कह सकते हैं। और उन सारे देशों को शरण लेने के लिए ब्रिक्स संगठन सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म माना जा सकता है, जिनके ऊपर अमेरिका ने कई सारे सैंक्शंस लाद दिए हैं या अपनी मनमानियों के चलते उन्हें पीड़ित किया है। जैसे ईरान का एग्जाम्पल ले लीजिए, या फिर रिसेंटली जो गतिविधियां सऊदी अरेबिया और अमेरिका के बीच में हुई है, कुछ इस तरह के देशों का ये अच्छा ठिकाना हो सकता है। ब्रिक्स का अगर सबसे बड़ा मोटिव देखा जाए इस समय, तो ब्रिक्स संगठन ये चाहता है कि एक नई करेंसी को जनरेट किया जाए जिसमें सारी ब्रिक्स कंट्रीज आपस में ट्रेड करे और इसी के दम पर डी-डॉलराइजेशन का कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए। इसी वजह से अमेरिका इससे सबसे ज्यादा चिढ़ा हुआ है। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि अमेरिका के सबसे पक्के अलाइज में से एक, उसके सबसे पक्के दोस्तों में से एक फ्रांस की दिलचस्पी ब्रिक्स के लिए बढ़ गई है, तो आप क्या कहेंगे? ये थोड़ा सा अकल्पनीय लगता है। यानी एक ऐसा संगठन जिसमें रशिया शामिल है, चाइना शामिल है, उस संगठन के प्रति अगर फ्रांस का झुकाव बढ़ेगा तो ये हजम करने लायक बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन कुछ खबरें ऐसी निकल कर आ रही है कि फ्रांस की तरफ से ये खुद कहा गया है, ब्रिक्स से ये निवेदन किया गया है कि आने वाला समिट इसका जो साउथ अफ्रीका में होने जा रहा है, उसमें इमैनुअल मैक्रों को आमंत्रित कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और इसके ऊपर ब्रिक्स इस समय विचार कर रहा है और स्पेशली रशिया की तरफ से कारण पूछा गया है। रशिया की तरफ से ये जानने की कोशिश की गई है कि भला ऐसा क्या है जो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होना चाहते हैं। चलिए आगे जानते हैं खबर क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों दिन था मंगलवार का और फ्रांस का एक समाचार पत्र है जिसका नाम है द ओपिनियन। इन्होंने एलएसी पैलेस के कुछ सूत्रों के हवाले से ये बताया कि इमैनुअल मैक्रों दक्षिण अफ्रीका में होने जा रहे ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेना चाहते हैं और इसके लिए दक्षिण अफ्रीका से इन्होंने गुजारिश की है कि इमैनुअल मैक्रों को आमंत्रित किया जाए। एलएसी पैलेस वही है जहां पर फ्रेंच राष्ट्रपति रहते हैं। जैसा अमेरिका में व्हाइट हाउस है, ठीक वैसा ही फ्रांस में एलएसी पैलेस है। तो वहीं के कुछ अधिकारियों द्वारा ये खबर दी गई। अब दोस्तों इसको लेकर रशिया की तरफ से कुछ सवाल पूछे गए। रशिया भी थोड़ा सा अचरज में आ गया होगा, क्योंकि इस समय रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है और फ्रांस की अगर बात की जाए तो वो यूक्रेन के साथ खड़ा होते हुए दिखाई दे रहा है। हथियार से लेकर फंडिंग सभी तरह की चीजें की जा रही है। लेकिन एक बात तो देखने के लिए मिली है कि इमैनुअल मैक्रों ये यूरोप के एकमात्र ऐसे लीडर हैं जिन्होंने वास्तविकता में कुछ कदम ऐसे उठाए जिसके जरिए रशिया यूक्रेन वॉर को रोका जाए। असफल जरूर हुए, लेकिन ये एकमात्र वर्ल्ड लीडर हैं यूरोप में जिन्होंने इस तरह की पहल की। अब रशिया के विदेश मंत्रालय की एक प्रवक्ता है जिनका नाम है मारिया जखारोव। इन्होंने फ्रांस की रिक्वेस्ट के बाद में ये पूछा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भला दक्षिण अफ्रीका में क्यों आना चाहते हैं ब्रिक्स के दौरान, और यहाँ पर आने का उनका मकसद क्या है, जबकि हम सभी जानते हैं कि फ्रांस ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। हालांकि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ इसके बाद न तो साउथ अफ्रीका की तरफ से ये क्लियर किया गया कि फ्रांस की तरफ से ये जो रिक्वेस्ट की गई है इसका वो पालन करेंगे या नहीं करेंगे, और इसके अलावा फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से भी अभी इस बात का खुलासा नहीं किया गया है कि क्या वास्तविकता में इमैनुअल मैक्रों ब्रिक्स सम्मेलन में जाना चाहते हैं, और अगर जाना चाहते हैं तो इसके पीछे उनका मकसद क्या है। तो ये सारी बातें अभी तक निकल कर आई। अब इसको लेकर ज्यादा कुछ तो वैसे नहीं कहा जा सकता कि अगर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों एक्चुअली ब्रिक्स को अटेंड करना चाहते तो इसके पीछे मकसद क्या हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर पिछले कुछ समय की हम लोग गतिविधियों के ऊपर ध्यान दें तो इसके पीछे चाइना का इन्फ्लुएंस साफ साफ हम लोग देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर ब्रिक्स की बात की जाए तो बेशक इसमें भारत भी एक बहुत मजबूत सहयोगी है, लेकिन इसके बावजूद इस बात को एटलीस्ट मैं तो मानता हूं कि ब्रिक्स के ऊपर जो ज्यादा इन्फ्लुएंस है वो रशिया और चाइना का ही है। और भारत से ज्यादा रशिया चाइना इस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं कि ब्रिक्स की एक नई करेंसी लाई जाए जिसका इस्तेमाल आपसी ट्रेड के लिए किया जाए, जिसके लिए भारत मुझे नहीं लगता कि एंड तक भी स्वीकृति देगा। क्योंकि मान लीजिए कि अगर इस करेंसी के जरिए डी-डॉलराइजेशन का कार्यक्रम आगे बढ़ाना है तो ये सीधे सीधे अमेरिका से एक पंगा लेने के बराबर होगा। और जिस हिसाब से अमेरिका और भारत के बीच में इस समय सहयोग बढ़ रहा है, ऐसी परिस्थितियां नजर नहीं आती कि भारत इसका समर्थन करेगा और इस तरह की करेंसी का इस्तेमाल बहुत बड़े स्केल पर करेगा। ये जरूर कहा जा सकता है कि ईरान हो या फिर रशिया हो, इन दो देशों के साथ ब्रिक्स की नई करेंसी के साथ थोड़ा बहुत व्यापार जरूर किया जा सकता है, लेकिन इसके जरिए डी-डॉलराइजेशन किया जाए ये भारत नहीं चाहेगा। क्योंकि वैसे भी अगर ब्रिक्स करेंसी कोई आती है तो इसमें चाइना का डोमिनेंस हम लोग देख ही पाएंगे।
अब अगर इमैनुअल मैक्रों की बात की जाए तो वो कुछ समय पहले जब चाइना की विजिट पर गए थे, वहां पर उन्होंने प्रो चाइना कई सारे स्टेटमेंट दिए, जिसमें उन्होंने डी-डॉलराइजेशन की भी बात की। आपको याद होगा, मैंने भी आपको बताया था, इमैनुअल मैक्रो ने वहां पर पब्लिकली अपनी स्पीच के दौरान ये कहा था कि अब हमें डॉलर का इस्तेमाल कम कर देना चाहिए या बंद कर देना चाहिए और पूरे यूरोप ने अपनी करेंसी के ऊपर ध्यान देना चाहिए और इन फ्यूचर जितना भी ट्रेड हो इंश्योर किया जाए कि वो यूरोज में ही हो। कहने का मतलब डी-डॉलराइजेशन की उनकी व्यवस्था वहां पर थी। इसके अलावा नेटो में भी कई सारे मतभेद देखे जा रहे हैं। स्पेशली फ्रांस की बात की जाए तो नेटो के ऊपर जो अमेरिकन इन्फ्लुएंस है और अमेरिका अपने हिसाब से जो नेटो को चलाने की कोशिश करता है जिसमें यूरोपियन देशों को नुकसान होता है, इस बात से भी नाराज है। तो यहाँ पर ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि इन फ्यूचर फ्रांस पूरी तरह से ब्रिक्स का एक सदस्य बन जाएगा, लेकिन अमेरिका को मैसेज देने के लिए ब्रिक्स एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। फ्रांस अमेरिका को ये इंडिकेशन दे सकता है कि देखिए, आपके बिना भी कुछ देश ऐसे हैं जिनका संगठन ऐसा है जिसमें हमारी वैल्यू हो सकती है। और वैसे भी अगर ब्रिक्स देशों की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि अगर इमैनुअल मैक्रो आमंत्रण चाहते हैं तो उसमें रशिया के अलावा कोई और देश होगा जो इनका विरोध करेगा। ना भारत करेगा, ना ब्राजील, ना साउथ अफ्रीका और ना ही चाइना। केवल रशिया की तरफ से ही थोड़ा बहुत विरोध जताया जा सकता है, लेकिन अगर चाइना मनाने की कोशिश करे, भारत मनाने की कोशिश करे तो रशिया हर हाल में इमैनुअल मैक्रो की जो उपस्थिति है उसे सुनिश्चित कर सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी जो मामला है ये काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। इसके ऊपर किसी भी तरह की कोई बड़ी न्यूज आएगी तो मैं आपको जरूर सूचित कर दूंगा। बाकी अपने ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।